हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था थर्मल पॉल्यूशन। कल हमने इसमें थर्मल पॉल्यूशन किस तरीके से होता है, उसके सोर्स क्या हैं, इसका लिविंग सिस्टम में क्या इफेक्ट है तथा इसको किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस किया। आज हम पॉल्यूशन का लास्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, सॉइल पॉल्यूशन, जिसको कि हम मृदा प्रदूषण भी कहते हैं। जल तथा वायु की तरह यानी जल एंड वायु की भांति सॉइल भी समान रूप से जीवित प्राणियों के लिए इम्पोर्टेंट होती है। सॉइल सभी प्लांट्स को सपोर्ट देती है और प्लांट्स पर ही जीवित प्राणी निर्भर करते हैं। सॉइल फॉर्मेशन की क्रिया इतनी ज़्यादा स्लो होती है कि सॉइल को भी एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स माना जा सकता है। इसलिए सॉइल पोल्यूशन का अध्ययन एवं उसका कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो सॉइल की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करता है सॉइल पॉल्यूटेंट्स कहलाता है। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अगर सॉइल पॉल्यूशन के सोर्स की बात करें तो ऐसे कई मटेरियल्स हैं जो सॉइल की फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज पर अपना इफेक्ट डालते हैं यानी प्रभाव डालते हैं तथा सॉइल की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। कुछ प्रमुख सब्सटेंस इस प्रकार हैं। नंबर 1, केमिकल्स। केमिकल्स उद्योगों से निकलने वाले वेस्ट में मौजूद होते हैं। यह पानी या वर्षा के द्वारा सॉइल में पहुंच जाते हैं। तो जो उद्योग धंधों से निकलने वाले, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो केमिकल्स हैं वो पानी तथा बरसात के रूप में सॉइल में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जो पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स होते हैं इनका यूज फसलों पर किया जाता है। जो फसलों में विभिन्न प्रकार के पेस्ट यानी इंसेक्ट लग जाते हैं, उनको दूर करने के लिए इन पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जिससे क्या होता है, ये पेस्ट तो मर जाते हैं लेकिन जो इसके कंपाउंड्स हैं वो हमारे सॉइल में रह जाते हैं। इससे क्या, ये सॉइल पॉल्यूशन करते हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स आदि को सॉइल में मिलाकर फसलों की पैदावार को बढ़ाया जाता है। ये भी क्या है, सॉइल पॉल्यूशन के कारक हैं। यानी जो यूरिया है, डाई है, जिसका हम यूज करते हैं ज़्यादा मात्रा में, ये भी सॉइल प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट है? तो केमिकल्स एंड पेस्टिसाइड्स का प्रभाव सॉइल के स्ट्रक्चर एंड उसकी फर्टिलिटी पर पड़ता है। ये सॉइल में मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। पेस्टिसाइड का अवशोषण प्लांट्स द्वारा किया जाता है और बाद में उनके अन्य ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर किया जाता है और इस प्रकार यह फूड चेन्स एंड फूड वेब पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। मनुष्य तथा एनिमल्स के एक्सक्रीटरी सब्सटेंस भी खाद के रूप में यूज तो किए जाते हैं, लेकिन इनके कारण सॉइल का पॉल्यूशन भी होता है। जो देश ज़्यादा विकसित नहीं है वहाँ पर भी आज भी सैनिटेशन दोषपूर्ण है तथा वहाँ के लोग आज भी अनहेल्थी
जेनिक स्थिति देखी जाती है, अनहाइजेनिक स्थिति देखी जाती है। इन सबसे भी सॉइल का पॉल्यूशन होता है, क्योंकि उत्सर्जी पदार्थों में पाए जाने वाले पैथोजन सॉइल को दूषित कर देते हैं। इनके कारण मनुष्यों में तथा डोमेस्टिक एनिमल्स में अनेक रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। यह भी निम्न प्रकार का होता है। पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन और नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन। एंड थर्ड है सैलिनेशन ऑफ सॉइल। तो बात करते हैं फर्स्ट पॉजिटिव सॉइल पॉल्यूशन। अगर कुछ अवांछित पदार्थों जैसे हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड आदि के एडिशन के फलस्वरूप सॉइल की प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है, तो इसे पॉजिटिव पॉल्यूशन कहा जाता है। और पॉजिटिव पॉल्यूशन कहा जाता है ऐसे पॉल्यूटेंट्स सॉइल में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म को मार देते हैं। इसी तरह से जिंक, निकेल, कैडमियम, आर्सेनिक आदि के साथ जो माइनिंग कॉम्प्लेक्स से निकलते हैं, वे न केवल प्लांट्स के लिए टॉक्सिक होते हैं, बल्कि उनको कुछ ऐसा बना देते हैं कि मनुष्य भी उसका प्रयोग नहीं कर पाता। नेक्स्ट, नेगेटिव सॉइल पॉल्यूशन। इस टाइप का पॉल्यूशन जंगलों के कटने के कारण, एग्रीकल्चर की इम्प्रॉपर विधियों के कारण या जमीनों के कटान के फलस्वरूप यूजफुल कंपोनेंट्स के रिमूवल के कारण होता है। एक और भी टाइप का सॉइल पॉल्यूशन उस समय होता है जब टूटे फूटे फर्नीचर्स, कांच के टुकड़ों, पैकिंग मटेरियल्स, मशीनों के टूटे हुए टुकड़े आदि को भूमि पर छोड़ देते हैं। इन सब के कारण भूमि न केवल गंदी दिखाई देती है, बल्कि इससे उसकी प्रोडक्टिविटी भी प्रभावित होती है। अब बात करते हैं सैलिनेशन ऑफ सॉइल। सॉइल्स में सॉल्युबल सॉल्ट्स का बढ़ जाना ही सैलिनेशन कहलाता है। और इसका एडवर्स इफेक्ट की बात करें सॉइल की क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। यह दो प्रकार से संभव हो पाता है। एक तो सिंचाई में के पानी में उन साल्ट्स का जमा हो जाना जो उसे डिजॉल्व होते हैं और सॉइल की सरफेस पर होता है। इसका कारण बहुत घनी फार्मिंग तथा पुअर ड्रेनेज होता है। दूसरा, गर्मियों के दिनों में सफ़ेद रंग के क्रिस्टल्स के रूप में साल्ट्स का जम जाना, और यह कैपिलरी एक्शन द्वारा लोअर सरफेस से टॉप सरफेस तक जाते हैं। अब बात करते हैं कॉजेज ऑफ सॉइल डिग्रेडेशन। पॉल्यूशन के अलावा सॉइल को कई अन्य प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। इनमें भूमि का कटाव, डिफॉरेस्टेशन, पानी का जमा हो जाना, बाढ़ों का आ जाना आदि प्रमुख है। बात करते हैं फर्स्ट सॉइल इरोजन। टॉप सॉइल का रिमूवल ही सॉइल इरोजन कहलाता है। इरोजन के कई कारण होते हैं, जिनमें लहरें, समुद्र पानी, वायु, ग्लेशियर्स आदि मुख्य हैं। वृक्षों का गिरना, जानवरों का जरूरत से ज़्यादा चरना, ओवर क्रॉपिंग, अनुचित तरीके से मिट्टी की कटाई आदि इसी में इंक्लूड्स होते हैं। आजकल सॉइल इरोजन पूरे विश्व में एक गंभीर समस्या के रूप में है। हमारे देश में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि प्रति वर्ष वायु या पानी के कारण फट जाती है। नेक्स्ट, ओवर ग्रेजिंग। यह सॉइल इरोजन का प्रमुख कारण है।
तथा घास, जड़ें तथा घास मुख्य बाइंडिंग मटेरियल के रूप में होते हैं और इन्हीं की वजह से जमीन टूटती नहीं है। जब खेतों की जुताई की जाती है उस समय भूमि लोच हो जाती है, जिसे तेज पानी से या तेज हवा से आसानी से रिमूव किया जा सकता है। मतलब जब खेतों की जुताई की जाती है, जो उसकी मिट्टी होती है यानी रेतीली मिट्टी है, तो अगर बारिश हवा आती है या फिर ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो पानी आराम से बह जाएगा। अगर लेकिन उसमें कोई प्लांट्स हैं या फिर ग्रासेज लगी हुई हैं तो वो आसानी से नहीं बहेंगे। नेक्स्ट, डी डेजर्टिफिकेशन। ये जब किसी जमीन की प्रोडक्टिविटी किसी भी कारण से घटने लगती है तो वहाँ धीरे धीरे रेगिस्तान बन जाता है। आजकल डेजर्ट लगभग सभी कॉन्टिनेंट्स में मौजूद हैं। हमारे देश में प्रति वर्ष 12,000 हेक्टेयर जमीन पर रेगिस्तान बनते जा रहे हैं। ऐसी जमीन पर जहाँ ग्रीन प्लांटेशन नहीं हो पाता, जानवरों के लिए भी भोजन की कमी पड़ने लगती है, वो डेजर्टिफिकेशन में आते हैं। नेक्स्ट, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। विभिन्न देशों में कबीले वाले लोग आज भी वृक्षों को काटकर उनको फायर के रूप में जलाकर काम में लाते हैं। इनसे जो राख बच जाती है उस पर फसलें उगाई जाती हैं, लेकिन इससे पैदावार अच्छी नहीं हो पाती, बल्कि कभी कभी तो फॉरेस्ट पूर्ण रूप से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट, डेवलपमेंटल एक्टिविटी। हमारे देश में फर्टाइल भूमि के कभी बड़े बड़े क्षेत्रों के विभिन्न डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के कारण नष्ट किया जा रहा है। ऐसे स्थानों पर एयरपोर्ट्स का निर्माण, इंडस्ट्री की स्थापना, रेलवे लाइन्स का बिछाना, सड़कों का निर्माण आदि किया जाता है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। इसके कंट्रोल की बात करें, सॉइल पॉल्यूशन को रोकने के लिए खाली पाइप्स डाले जाने चाहिए, जिससे सभी डिस्पोजिंग वेस्ट को कलेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट, कुछ मटेरियल जैसे कागज, ग्लास, प्लास्टिक आदि को फेंकने के बजाय रिसाइकलिंग करके इनका रीयूज करना चाहिए। इसी तरह से मेटल स्क्रैप को कलेक्ट करना काफ़ी इकोनॉमिक होता है, क्योंकि इससे धन की प्राप्ति भी होती है तथा नेचुरल रिसोर्सेज का कंजर्वेशन भी हो जाता है। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स का उपयोग करने से केमिकल फर्टिलाइजर्स के उपयोग को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। पेस्ट के कंट्रोल के लिए अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल का उपयोग किया जाए तो इंसेक्टिसाइड्स व पेस्टिसाइड्स के उपयोग को भी कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, जानवरों के गोबर तथा कृषि से निकलने वाले वेस्ट को बायोगैस प्लांट्स में उपयोग में लाना चाहिए। ऐसा करने से एक तो कुकिंग के लिए बायोगैस मिल जाएगी और दूसरे पौधों के लिए खाद। नेक्स्ट, इस बात का प्रयास किया जाना चाहिए कि वृक्षों को ना तो गिरने दिया जाए और ना ही उन्हें काटा जाए, जिससे सॉइल इरोजन को काफ़ी हद तक रोकना संभव हो सकेगा। नेक्स्ट, कंट्रोल के लिए ट्रांसफर स्टेशन बनाए जाने चाहिए, जहां पर सभी रिफ्यूज को शिफ्ट करके एरियाज को साफ रखा जा सके। आजकल बड़े शहरों में ऐसे स्टेशन बहुत बड़ी संख्या में बनाए भी जा रहे हैं। तो आज हमने जो आपका पॉल्यूशन वाला टॉपिक था उसको समाप्त किया। कल हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे।